मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीनों टॉपिक को आज हमको कवर करना है ना। यानी रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तीनों को बताना है। ये ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स के पार्ट हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना। तो पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर हमने कहा क्रिटिकल एंगल और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन हम लाइट में ही बताएंगे सब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसका थोड़ा पाथ जो होता है वो डेविएट हो जाता है, पाथ उसका चेंज हो जाता है। लाइट वैसे आपको पता है कि लाइट एक मीडियम किसी मीडियम में चलती है तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट में चलती है। लेकिन जब मीडियम उसका चेंज हो जाता है तो मीडियम चेंज होने पर उसका पाथ जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है, ठीक है ना। तो पाथ में डेविएशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन होमोजेनियस मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स पाथ आर चेंज, या ये कह सकते हैं डेविएट्स इट्स पाथ, इट्स डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। तो ये फेनोमेना क्या होती है, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन होमोजेनियस मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स पाथ इज चेंज, दैट इज इट डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। ये फेनोमेना क्या होती है, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब पाथ जब चेंज होता है तो पाथ चेंज होने से क्या होगा, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे होगी, वो डिपेंड करेगा मीडियम के पेयर पर, ठीक है ना। यानी देखिए ये इसको हम मान कर चलते हैं कि इधर क्या है, एयर है और इस साइड में क्या है, ग्लास। मीन्स ये रेयरर मीडियम है और ये क्या ले लेते हैं, डेंसर मीडियम। यहाँ पर ये इसका ये नॉर्मल है, MN नॉर्मल, AB सेपरेटिंग पार्ट। इधर एयर है, इधर क्या है, ग्लास। जब लाइट यहाँ से चल रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में, तो ये ऐसे हो जाएगी। देखो इसका पाथ क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है ना। ये अब पाथ चेंज जो होता है, जो पाथ चेंज हुआ है, जो पाथ चेंज हो के नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल से अवे हो। ये कब होगा, वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। अब मीडियम पर कैसे डिपेंड होता है, जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसलिए क्या होता है, पाथ में डेविएशन होता है। यदि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट ना हो तो कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना। लेकिन लाइट की स्पीड हर मीडियम में डिफरेंट होती है, इसलिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पाथ डेविएट हो जाता है, ठीक है ना। तो डेविएट होने का मेन कारण क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होना ही उसका मेन फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये रहा। अब ये बता दें, रेयर से डेंसर में तो बेंड टूवर्ड नॉर्मल, और डेंसर से रेयर यदि जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यदि मान लीजिए यही इस प्रकार से है, यहाँ पर मान लिया जाए कि डेंसर है और इधर क्या है, रेयरर है, तो यहाँ से जब ऐसे जाएगी तो ये लाइट रेज ऐसे हो जाएगी, ये MN
ये ए बी, ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, ये रहा आई और ये रहा आर, इसमें ये आई और ये आर, आई इसमें क्या है छोटा है आर से, और इसमें आई जो है बड़ा है आर से, ठीक है ना। इसका मेन फैक्टर क्या होता है, लाइट की डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होना, ठीक है ना। अब ये इसको भी हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग छोटी 10th क्लास में पढ़े थे, जैसे लाइट यहाँ इसको देखते हैं, पहले एयर से ग्लास में गई है, कहाँ गई है, तो ए म्यू जी इक्वल टू एक फार्मूला होता है साइन आई अपान साइन आर, रिफ्रैक्शन लॉ है ये। ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर रिफ्रैक्शन लॉ है ये। और एक ए म्यू जी इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपान स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बात को समझो, ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर रिफ्रैक्शन लॉ है ये। और ए म्यू जी इक्वल टू वी ए अपान वी जी जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफिनेशन से है। अब यहाँ पर ए म्यू जी और ये दोनों सेम हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, इन दोनों की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू वी ए अपान वी जी। और वी ए की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और इसकी होती है 2 × 10⁸। तो ये साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू ये आया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या मिला, यहाँ देखिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 3/2, दैट इज, यहाँ से ये पता चला ये बड़ा है इससे, है ना। तो यानी साइन आई को बड़ा होना चाहिए साइन आर से, इसका मीन्स हुआ आई बड़ा होगा आर छोटा। अब बताओ, जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो इसकी वजह से, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम की वजह से आई की वैल्यू आर से बड़ी होनी चाहिए। अब आई की वैल्यू आर से बड़ी तभी हो सकती है जब ये लाइट रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो। यही कारण है कि जब रेयर से डेंसर में जाती है लाइट तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है ना। क्या कहा हमने, ये लाइट कहाँ से कहाँ गई है, एयर से ग्लास में। एयर क्या है, रेयर है, ग्लास क्या है, डेंसर है। तो ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ये रिफ्रैक्शन लॉ है। रिफ्रैक्शन लॉ ये होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये एक तो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ये होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन से, ये हो गया, दोनों को इक्वल किया हमने, यहाँ पहुँचा। स्पीड ऑफ लाइट एयर में इतनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में इतनी होती है। तो हमने देखा कि ये 3/2 हुआ और 3 ग्रेटर है 2 से, तो साइन आई ग्रेटर होगा साइन आर से, तो आई ग्रेटर होगा आर से। इसका मीन्स हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब लाइट रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो। इसी का जस्ट उल्टा ये वाला होगा कि आई को छोटा होना चाहिए, आर को बड़ा होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब लाइट क्या हो, नॉर्मल से अवे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन होने का मीन्स होता है पाथ चेंज होना, पाथ है चेंज होना। और जब पाथ चेंज हुआ तो या तो नॉर्मल से अवे होगी या नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो एयर से ग्लास में, रेयर से डेंसर में तो टूवर्ड बेंड नॉर्मल बेंड टूवर्ड नॉर्मल, और इधर रेयर टू डेंसर तो रेयर टू डेंसर तो बेंड टूवर्ड नॉर्मल, और ये डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्शन हमारा मेन टॉपिक आज का जो है वो क्रिटिकल एंगल और TIR बताना है, इसलिए इसको हमने शॉर्ट में, ये सब 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, है ना।
ये सब कुछ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इतना ही। ला में बताया कि ये और ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, अब इसको हम लिखवा नहीं रहे हैं, हम अब जो लिखवाएंगे वो किसको लिखवाएंगे, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, इसलिए इसको हमने शॉर्ट में बोल दिया। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें देखिए, इसको समझने के लिए हम कई डायग्राम बनाते हैं, फिर डिफिनेशन लिख देंगे। देखो ये, इसको हम समझ लेते हैं। ये रहा डेंसर और ये रहा रेयर, ये एक डायग्राम ये है। हम एक और डायग्राम लेते हैं, ये डेंसर रेयर, ये डेंसर रेयर। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिएगा, हम मान लीजिए लाइट को डेंसर से रेयर में ले जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन। डेंसर से रेयर में लाइट गई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। समझने का प्रयास करो, जरूरी नहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मान लो ये 40 है, ये मान लीजिए कितना है 82, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लो 40, इसको 40, हमने इसको और इंक्रीज किया, इसको मान लीजिए हमने कितना कर दिया 41, कितना कर दिया 41 डिग्री। तो ये मान लो बनकर कितना हो गया 88 हो गया, ये आर की वैल्यू। ठीक है, हुआ ऐसे। फिर इसको हम और इसको बढ़ा दिए, मान लीजिए इसको आई को और बढ़ा दिया हमने, मान लो इसको कितना कर दिया, तो ये वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई 90 हो गई। ठीक है ना, आर की वैल्यू कितनी हो गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं, जब डेंसर से रेयर में लाइट जाती है तो नॉर्मल से अभी होती जाएगी, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इसको बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाए ये भी बढ़ा, इसको बढ़ाए इसको भी ये भी बढ़ा। हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 40 था तो ये 82 मान लो एग्जाम्पल, फिर ये 41 किए तो 88 हो गया, फिर इसको हमने 42 कर दिए तो कितना हो गया 90, क्या हो गया 90। तो ये आपको बता दे, तो जिस समय आर की वैल्यू 90 हो जाए, जिस समय आर की वैल्यू, आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जब आर की वैल्यू 90 हो जाएगी तो उसके करास्पोंडिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे। हमने क्या कहा, जब आर की वैल्यू 90 हो जाए, जब आर की वैल्यू, तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो यदि हम एग्जाम्पल में देखें, अपने इस एग्जाम्पल में, तो आर की वैल्यू 90 कब है, उस समय है जब आई की वैल्यू 42 है। जब आर की वैल्यू 90 है तो आई की वैल्यू क्या है 42, तो आई की वैल्यू को ही क्रिटिकल एंगल कहेंगे जब आर 90 हो। तो हमारे इस एग्जाम्पल में क्रिटिकल एंगल कौन होगा 42। क्लियर, क्या कहा हमने, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अभी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होते 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 कहाँ तक पहुँच गया 90 तक। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 हो गई तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो अब डिफिनेशन क्या क्लियर हुई, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ incidence for which angle of refraction is 90 is called critical angle. When light ray travels from denser medium to rare medium, then angle of incidence for which angle of refraction is 90 is called critical angle. हमारे इस एग्जाम्पल में यहाँ R की वैल्यू 90 है, इसलिए ये I 42 क्रिटिकल एंगल होगा। अब ऐसे ग्लास के लिए ये होता भी है, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनेशन अब हम TIR भी इसी में बता दें, फिर दोनों को लिख देंगे, पहले लिख ही देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियर हो गया ना,
हमारे इस डायग्राम में ये वाला क्रिटिकल एंगल है। आई को ही क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल को सी लिखते हैं या कि आई सी लिखते हैं? आई को ही आई सी कहेंगे। कब? जब आर की वैल्यू क्या होगी 90। तो देखिए डिफिनेशन में क्या लिखोगे, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to rare medium, when light rays travels from denser medium to rare medium, then angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। 90 को क्रिटिकल नहीं बोलते। जब आर की वैल्यू 90 हो जाती तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल, एंड इट इज डिनोटेड by ICRC, that is if R equal to 90 degree then I equal to ICRC। ठीक है ना? ये है I और ये है R और ये हो गया 90 तो आई हो गया IC। ए बी सरफेस है, ये इधर हम ले रहे हैं डेंसर और इधर ले रहे हैं रेयर। ये रहा डायग्राम। डेंसर से रेयर में लाइट गई, ये आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये आपको बता दें इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर its value is different for different pairs of medium। तो एयर ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 42, एयर वाटर के लिए इसकी वैल्यू जो होती 48, एयर डायमंड के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 24 डिग्री होती है। ये पॉइंट में कुछ इधर उधर हो भी सकता है। एयर ग्लास लेंगे तो 42, एयर वाटर लेंगे तो 48, एयर डायमंड लेंगे तो 24। और जिसका क्रिटिकल एंगल जितने कम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतने ज़्यादा होता है। क्या? जिसका क्रिटिकल एंगल जितने कम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ज़्यादा शाइनिंग वाला होता है, इसीलिए डायमंड ज़्यादा चमकता है। ठीक है ना? ये अब तो ये क्रिटिकल एंगल भी हो गया। यार क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल तक समझ लिए। ठीक है ना? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ठीक है, ये आगे समझना है, इसको आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।